गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही बिजली लोड शेडिंग में इजाफा देखा जा रहा है। हालांकि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में बिजली की तलब में 5000 मेगावाट की कमी हुई है। इस वक्त बिजली की तलब 23,000 मेगावाट है, जबकि कुल पैदावार सिर्फ 18,000 मेगावाट है। की छड़ी साबित हो और उससे मामला वाकई ठीक हो जाए। जी देखिए, इन्वेस्टमेंट अब हमारे पास कर्ज मजीद लेने की, तो पाकिस्तान हम इकोनॉमिक्स की टर्म में कहते हैं कि एक डेट स्ट्रेस्ड कंट्री है। हम कराची ने KMC और के इलेक्ट्रिक मुआहदे पर नजरसानी की यकीन दहानी करा दी। KMC के वकील हसन आबदी ने मेयर कराची का तहरीरी बयान सिंध हाई कोर्ट में जमा करा दिया। गुज़िश्ता 5 सालों में टेलीकॉम सेक्टर में सरमायाकारी में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। 5 सालों में टेलीकॉम सेक्टर में सरमायाकारी 5 अरब 57 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड की गई है। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान की जनता को अब बिजली नहीं मिल पा रही। यही कारण है कि वो अब काफ़ी ज़्यादा भड़क चुके हैं। पाकिस्तानियों का कहना है कि इतनी ज़्यादा महंगी बिजली होने के बावजूद भी पाकिस्तानियों को बिजली नहीं मिल पा रही और वो बड़ी तादाद में प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर निकल आए हैं, जिससे पाकिस्तान में हालात काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। पाकिस्तानी मीडिया लगातार अपनी सरकार से यही गुहार लगा रहा है कि किसी भी तरीक़ा से लोगों को समस्या का हल किया जाए और लोगों को राहत दी जाए, वरना पाकिस्तान में आने वाले दिनों में हालात और ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। इस वक्त मुल्क में कुल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 46,000 मेगावाट के करीब है। इसके बावजूद शॉर्टफॉल 5,319 मेगावाट हो गया है, जिसके बाद लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटे हो गया है। सादा अल्फाज में पाकिस्तान के पास बिजली पैदा करने की सलाहियत मौजूद है, मगर बिजली की तलब कम हो गई है और आम पाकिस्तानी कैपेसिटी चार्जेस की मद में पैसे पावर प्लांट्स को दे रहा है। मगर अब लोड शेडिंग को लेकर अवाम की बर्दाश्त जवाब दे रही है। आज पेशावर में बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज करते हुए मुजाहिरीन ने मोटरवे बंद कर दी। यहाँ पर 12 घंटे लोड शेडिंग होती है। जब 1 घंटा आता है तो उसमें भी 10 मिनट 15 मिनट का वक्फा फिर भी होता है। तो इसके हिसाब से हमारा लोड शेडिंग 20 घंटे तक पहुँच चुका है। 1 घंटे के लिए आती है और 1 घंटे में 3 बार वो ट्रिपिंग करता है। 3-4 घंटे बिजली नहीं होते, 1 घंटे के लिए पानी भी कोई भर नहीं सकता। सिर्फ 2 घंटे हमें बिजली दी जा रही है। 24 घंटे में हमारे घरों में बच्चे रो रहे हैं। अपनी स्कूल की पढ़ाई करने में भी इतनी तकलीफ होती है, हमारी घंटों घंटों लाइट नहीं होती। 2-2 लाख हमारा बिल आ रहा है। 2-2 लाख बिजली सिर्फ 24 घंटे में 1-2 घंटे आती है। दूसरी तरफ वजीर आजम शहबाज शरीफ ने लोड शेडिंग का नोटिस लेते हुए अहम इजलास तलब कर लिया है। पाकिस्तान को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। पहला, महंगे ईंधन से बिजली पैदावार, जिसकी कीमत अवाम टैरिफ एडजस्टमेंट की मद में अदा कर रही है। दूसरा, पावर प्लांट्स की कैपेसिटी पेमेंट की अदायगी, वो बिजली कि जो प्लांट्स पैदा नहीं कर रहे लेकिन अवाम इसकी अदायगी कर रहे हैं। तीसरा, बिजली चोरी और लाइन लॉसेस, ये भी अवाम के खाते में ही आते हैं। और चौथा, IMF डिमांड्स के तहत सर्कुलर डेट का खात्मा और बिजली की कीमत में इजाफा, मतलब नुकसान में सिर्फ अवाम है। मगर अब हुकूमत ने अवाम को रिलीफ देने की बजाय फर्टिलाइजर प्लांट्स को सब्सिडी देने का फैसला किया है। शहबाज राना और इरशाद अंसारी की खबर के मुताबिक हुकूमत ने वजीर पेट्रोलियम के इख्तलाफ के बावजूद पंजाब के 2 फर्टिलाइजर प्लांट्स को इंपोर्टेड गैस पर फराहम की गई 24 अरब रुपए की सब्सिडी सनती और बिजली के सारिफीन से वसूल करने का फैसला कर लिया है। अब एक जानिब लोड शेडिंग का जिन बेकाबू है, अवाम बिजली बिलों पर सरापा एहतजाज है, तो दूसरी जानिब हुकूमत फर्टिलाइजर प्लांट्स को दी जाने वाली सब्सिडी सनतों और बिजली सारिफीन से वसूल करने जा रही है। इससे हुकूमत की तरजीहात, प्रायोरिटीज का अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। आमदन कम है, अब अगर इन्वेस्टमेंट आती है खुशाइन बात है, लेकिन 2-3 चीजें हमें समझने की है। एक तो हर तरह की इन्वेस्टमेंट अच्छी नहीं होती है। हमें इन्वेस्टमेंट ऐसी चाहिए जो नौकरी क्रिएट करे, B हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाए, C हमारी एक्सपोर्ट बढ़ाए ताकि कुछ डॉलर्स आ सकें, और D कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करे ताकि हमारी मीशत मॉडर्न हो। अगर हम ऐसी इन्वेस्टमेंट ले आते हैं जो यहाँ पे एक आती है, वो इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ कमाते हैं और पैसा निकाल के बाहर ले जाते हैं, तो इस वक्त वो हमारे लिए मुनासिब नहीं है। गवर्नमेंट का इस वक्त खासा जोर G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील्स पे है। जैसे मैंने अर्ज किया कि वो अपनी किताब ठीक करने के लिए अपने एसेट्स को बेचना चाह रहे हैं। ये जो एसेट बेचना होता है, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप है। लेकिन हुकूमत को कुछ कैश मिल जाता है। अगर तो वो कैश अपनी वो डे टू डे काम चलाने में लगा देते हैं तो अच्छा नहीं है। अगर वो कैश वो ग्रोथ की तरफ, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज जनरेट करने के लिए, गरीब की हेल्प के लिए करते हैं, तो वो एक अच्छी डील है। अब ये इसको हम कहते हैं पॉलिसी चॉइसेस एंड ट्रेड ऑफ्स। ये अब हुकूमत का फैसला है कि वो तरजीहात क्या बनाती है। जैसे बजट होता है, वो हमारी पॉलिसी का रिफ्लेक्शन होता है कि हमने पॉलिसी को फाइनेंस किया है। तो हमें बड़ा क्लियरली एक मैसेज हुकूमत से मिलना चाहिए कि हमारी ये 4 तरजीहात हैं और हम इस पे चलना चाह रहे हैं। हारून साहब, ये जो
सऊदीया जिस तरह से रेकोडिक में अब इन्वेस्ट कर रहा है, यूएई जो है उसने कहा जी 10 अरब डॉलर हम आईटी और उसमें करेंगे, इसको आप क्या समझते हैं? आम जो व्यूअर है मेरे जैसा, समीना जैसा, उसको समझाएं कि ये किस तरह की सरमायाकारी है। देखिए जी, जो सरमायाकारी जो है उसके 4-5 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज है इंटेंशन। तो इंटेंशन तो उनकी बड़ी देर से है। जब मैं गया था 21 अरब डॉलर की मैं उनसे डील्स करके आया था। दूसरा है उस इंटेंशन को आपने सेक्टर्स और प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करना है, जिसको हुकूमत MOUs कहती है। वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा, पहले भी हुआ था, अभी भी हो जाएगा। प्रॉब्लम आती है कि हम इन अच्छी इंटेंशंस को डील में कन्वर्ट नहीं कर पाते। उसके लिए गलत बात जो है, हमारा तरीका ये है कि हमने मिनिस्ट्रियों को इन्वॉल्व किया हुआ है। ये जो इन्वेस्टमेंट की डील्स है, ये प्राइवेट सेक्टर के बिजनेसमैन का काम है, ये सरकारी काम नहीं है। तो मेरी पहले भी, जब मैं हुकूमत में था तब भी मैं बार बार कहता था, अब भी कह रहा हूं कि अब आपने एक दरवाजा खोला है, एक इंटेंशन आई है, अब आप अपने बेस्ट बिजनेस हाउसेस को बुलाएं, उनसे पूछिए कि आपको क्या चाहिए, उनसे कहें कि आप जाके अब डील्स करें, जॉइंट वेंचर्स करें और कंपनियां बनाएं मिलके, ताकि लोगों को कुछ एतमाद आए कि ये कुछ हो रहा है। अगर खाली MOU और तस्वीर खिंचा के खत्म करना जो हम 50 साल से कर रहे हैं, तो एक्चुअली दैट्स अ तो आपको क्या नजर आ रहा है हारून शरीफ साहब कि अभी ये SIFC का कयाम भी हुआ है 1 साल से, इसका भी मकसद यही था कि सरमायाकारी लाई जाए। इसकी इफादियत पे कल शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी बात भी की। आप इसको कैसे एनालाइज करेंगे, एसेस करेंगे इसकी इफादियत को? और दूसरा, आपको लगता है कि अब वाकई MOU से बात आगे बढ़ जाएगी और इन्वेस्टमेंट सही तौर पर हमें प्रैक्टिकली होती नजर आएगी? और तीसरा इसमें यह भी शामिल, सर इसमें यह भी शामिल कर दें कि वज़ीर आज़म तक आपकी अच्छी खासी रसाई भी है, तो आप खुद उनको आपने क्या मशवरा दिया या क्या मशवरा देंगे? जी देखिए, बात यह है कि SIFC एक अच्छा इकदाम इसलिए है कि इन्वेस्टर को यह पैगाम जाता है कि सब लोग जो फैसला करने वाले एक मेज पर बैठे हैं। यहां तक तो मुझे SIFC का बिल्कुल मैं सपोर्ट करता हूं। जहां तक उन्होंने हर्डल्स को दूर करना है ब्यूरोक्रेसी की, वो बिल्कुल करनी चाहिए और हुकूमत का काम है। तो दूसरी मेरी इसमें यह है कि हमें कोई बहुत बड़ी अनाउंसमेंट से परहेज करना चाहिए कि इतने अरब डॉलर आ रहे हैं। सियासी तौर पे मुझे समझ आती है, बहुत सालों से हम कर रहे हैं। हमें डील्स अनाउंस करनी है कि ये आ गया है, चाहे भले 25 मिलियन डॉलर हो, ताकि लोग समझे कि अब गाड़ी चल पड़ी है। हमें इस वक्त ट्रस्ट डेफिसिट जो है, मेरी एडवाइस जो पहले भी थी अभी भी मैंने दी है, ट्रस्ट डेफिसिट है मार्केट्स का। वो समझते हैं कि हम सिर्फ बातें करते हैं, हम काम नहीं करते। हमें अब काम करके दिखाने की जरूरत है। अच्छा हारून साहब, ये फरमाइएगा कि तमाम तर मुश्किलात के बावजूद भी अभी रुपए के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये बेहतरीन इसने परफॉर्म किया पिछले 1 साल में, स्टेबल नज़र आया थोड़ा। तो इसकी क्या आपको वजह नज़र आ रही है कि क्योंकि हमें तो ये भी खौफ रहता है कि हमने ये कहानियां भी सुनी हैं कि जनाब आर्टिफिशियली इसको स्टेबल रखने की भी कोशिशें की जाती हैं। तो क्या आप समझते हैं कि जो रुपए की ये परफॉर्मेंस है ये जेन्युइन है और इसकी वजूहात क्या हैं? आगे इसको मज़ीद कमी कैसे लाई जा सकती है डॉलर की जो प्राइस है उसके हिसाब से? जी देखिए, इस वक्त जो आपके दूसरे सवाल का मैं पहले जवाब देता हूं कि जो करेंसी की वैल्यू होती है रुपए की डॉलर के अगेंस्ट, वो एक डिमांड और सप्लाई ड्रिवन फिनोमेना है और इसका कोई और चारा नहीं है कि हम डॉलर्स चाहे एक्सपोर्ट से या रेमिटेंस से या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से लाएंगे तो और रिजर्व्स बढ़ेंगे तो रुपए की कीमत बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। पूरी दुनिया में इस तरह होता है, कोई इकोनॉमिक्स चेंज नहीं हो गई। हाँ, टेम्परेरीली क्योंकि हमने अपना मैक्रो लेवल पे करंट अकाउंट बैलेंस को कंट्रोल रखा है, इंपोर्ट को भी कंट्रोल किया है, घटाई हैं, तो उसकी वजह से हमारी जो बैरूनी अदायगियों पे प्रेशर कम आया है, इसलिए रुपया एक तो स्टेबल रहा है। दूसरा, मुझे जो मैं अखबारों में ही पढ़ा है कि स्टेट बैंक ने काफ़ी बाइंग भी की डॉलर्स की अपने रिजर्व्स को मेंटेन रखने के लिए। तो हमारे पास सप्लाई ऑफ डॉलर्स थी तो रुपया नोज डाइव नहीं किया, वहीं पे स्टेबल रहा। लेकिन ये इसको सस्टेन करना असल बात है कि हम इसको लॉन्ग टर्म। तो दोस्तों, पाकिस्तान जिस तरह से चाइना से बड़ी तादाद में बिजली लेता है और चाइना पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा महंगी बिजली देता है, पाकिस्तानी उस पर दोबारा से
उसके साथ डील करना चाहते हैं। पाकिस्तानियों का कहना है कि IPPs के साथ दोबारा से डील की जाए जिससे पाकिस्तानियों को कोई राहत मिले, क्योंकि IPPs के साथ पाकिस्तान की ऐसी डील है कि पाकिस्तान चाहे बिजली ले या ना ले बिल ज़रूर देना पड़ेगा। यही कारण है कि पाकिस्तानी इससे तंग आ चुके हैं और अपनी सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं कि किसी भी तरीक़ा से उनको बिजली के बिलों में राहत दी जाए। साथ ही पाकिस्तान में लोड शेडिंग भी पूरी तरीक़ा से ख़त्म कर दी जाए, वरना पाकिस्तान के हालात और ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। क्योंकि POK गिलगिट बाल्टिस्तान और KPK में हर जगह पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ बड़ी तादाद में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि लोगों को पूरी तरीक़ा से गुस्सा आ चुका है और वो पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ इस वक्त सड़कों पर निकल आए हैं और बड़ी तादाद में तबाही मचा रहे हैं, जिससे पाकिस्तान में हालात और ज़्यादा बिगड़ रहे हैं। जिस तरह से पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालात हैं उसे लेकर के पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं, क्योंकि पाकिस्तान को इकोनॉमिक हालात से बचाने के लिए पाकिस्तानी सरकार को हर हालत में कर्ज चाहिए और वो कर्ज पाकिस्तान को अब किसी भी मुस्लिम उम्मा से भी मिलने की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।